नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। धृतराष्ट्र वैसे तो चैन की सांस ले रहे थे। देश में चौमासा लग गया था, बरसात हो रही थी, कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन हस्तिनापुर से इंद्र देवता ने नजरें फेर रखी थी। बादल आते थे पर बिना बरसे गुजर जाते थे। इससे वातावरण में औसन यानी ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई थी। बस यही धृतराष्ट्र की चिंता का एकमात्र सबब था। आर्यावर्त में सब कुछ अपनी पुरानी लय में चल रहा था। सुबह से ही बादल हस्तिनापुर के ऊपर उमड़ घुमड़ कर आ रहे थे, लेकिन बिना बरसे चले जा रहे थे। उमस बहुत ज्यादा थी। सारे दरबारी मैं संजय पसीना पोंछ पोंछ कर बेहाल थे। धृतराष्ट्र के लिए एक नया कारिंदा दरबार में तैनात किया गया था। वह एक मखमली रुमाल से थोड़े थोड़े समय बाद धृतराष्ट्र के माथे पर ढलक आए पसीने को पोंछता था। धृतराष्ट्र ने ख्यालों में खोए खोए संजय की जानिब एक सवाल उछाल दिया। डंकापति के राज में सब कुशल मंगल तो है? बहुत दिनों से कोई सूचना नहीं मिली। संजय को इस सवाल का अनुमान पहले से था। उन्होंने कहा, गजब माहौल है आर्यावर्त का महाराज। डंकापति ने पूरे देश को उस पटरी पर डाल दिया है जहां से हर रास्ता धर्म की रक्षा और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाता है। सारी बहसें सनातनी संकट और संकट में पड़ी आस्था को बचाने पर केंद्रित हो गई हैं। धृतराष्ट्र इशारे को समझ नहीं पाए, सो उन्होंने संजय से कहा, ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। तब संजय ने कहा, डंकापति के राज को ऐसा वैसा राज न समझिए महाराज। कौन आदरणीय है, कौन सम्माननीय है, कौन महामहिम है, कौन श्रद्धेय है, ये सारी परिभाषाएं डंकापति के राज में अब बदल चुकी हैं। यह बुझनी सुनकर धृतराष्ट्र के दिमाग में खुजली होने लगी। इसे भांपकर संजय ने तर्क और तथ्य का जालिम लोशन उनकी खुजली पर मल दिया। डंकापति के विधि मामलों के सलाहकार हैं एसवी राजू। तमाम कानूनी गैर कानूनी मामलों में डंकापति इनकी सलाह मशवरे के मुरीद हैं। कोर्ट कचहरी में डंकापति इन्हीं की सलाह पर काम करते हैं। बजरंगी भाईजान नाम के एक महान संत के बारे में राजू जी ने कचहरी में जो कहा, वह आर्यावर्त की न्यायपालिका के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। राजू बजरंगी के बारे में कहते हैं, बजरंग मुनि सम्मान प्राप्त महंत हैं। सीतापुर के धर्मगुरु हैं, जिनकी भक्तों की संख्या बड़ी भारी है। अगर आप ऐसे किसी धर्मगुरु को नफरत का सौदागर कहते हैं तो इससे समस्या खड़ी होगी। मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि उन्होंने पुलिस को लिखा था, पर ऐसा नहीं है। दरअसल उन्होंने ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया को इत्तला दी थी। आपने बजरंगी बाबा के बड़ी संख्या वाले समर्थकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। ये जानबूझकर किया गया या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया अपराध तो हुआ है। धृतराष्ट्र की सुई बजरंगी भाईजान में अटक गई। उन्होंने कहा, यह बजरंगी भाईजान की कैफियत क्या हुई? संजय ने कहा, भाईजान डंकापति के राज का माइक्रोकास्म है। इस दौर में श्रद्धेय बन रहे लोगों के सिरमौर हैं बजरंगी भाईजान। इनकी पहचान और सम्मान में ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बल्कि सुनना है महाराज। यह कहकर संजय ने एक वृत्त चित्र चला दिया। अगर इस भारत में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके। धृतराष्ट्र कुछ बोलते उससे पहले ही संजय फिर से बोल पड़े। लंपटई की हर सीमा को लांघ रही भाईजान की इस भाषा ने उनकी चारित्रिक महानता और प्रतिष्ठा को समूचे आर्यावर्त में स्थापित किया है। इस पर ऑल्ट न्यूज वाले जुबैर ने उन्हें नफरत का सौदागर बोल दिया। इसके बाद मामला कचहरी में गया। एक मुसलमान बजरंगी भाईजान को ऐसा बोल के अगर बच जाए तो डंकापति का राज होने का क्या फायदा? ऐसे महान भाईजान के सम्मान और मर्यादा की स्थापना के लिए डंकापति के विधि विशेषज्ञ राजू जी मैदान में उतरे और उन्होंने बाकायदा भाईजान का सम्मान स्थापित भी किया। भाईजान की प्रतिष्ठा की एक बानगी यह भी देख लीजिए। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के सीतापुर जेल के खैराबाद में बजरंग दास पुनी को पहले धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ा है। खबर है कि बजरंग के खिलाफ सीतापुर, प्रतापगढ़ और महाराष्ट्र के नासिक के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में लगभग 4 या 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे पहले साल 2018 में भी राम मंदिर निर्माण को लेकर मुनिदास ने हिंदुओं को हथियार उठाने का आह्वान करते हुए भड़काऊ बयान दिया था। धृतराष्ट्र गहरी चिंता के भाव में बोले
क्या यही आज के साहिबे मसनद हैं? कड़वाहट उनके मुंह से टपकने ही वाली थी कि संजय ने थाम लिया। छोड़िए महाराज, चौमासा चल रहा है, करेमुआ के साग का पकौड़ा मंगवाइए, इससे कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। धृतराष्ट्र ने हाथ हवा में लहराया। यह पकौड़ा लाने का राजसी संकेत था। दो सेवक पकौड़ा लेने के लिए दौड़े। इस बीच धृतराष्ट्र को संजय की शुरुआती बात याद आ गई। उन्होंने कहा, संजय, तुम कह रहे थे कि डंकापति ने देश को जिस पटरी पर डाल दिया है, वहां से सारे रास्ते धर्म की रक्षा और मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाते हैं, तो देश का बाकी काम किस रास्ते से हो रहा है? संजय को मजा आ गया। उनके पास इस पर बात करने के लिए बहुत सारा मसाला था। उन्होंने कहा, पूरे देश को धर्म और मोक्ष की पटरी पर डालकर डंकापति ने दो काम चुपचाप कर दिया है। एक समय था जब इस देश के एक महान अर्थशास्त्री विद्वान की चिंता ये हुआ करती थी कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री। संजय जारी थे। इसके बाद डंकापति का राज आया। उन्होंने अर्थशास्त्र का एक नया सिद्धांत इजाद किया। इसे दुनिया गिरावट में महानता की थियरी के नाम से जानती है। तो थियरी ऑफ गिरावट में महानता ने आर्यवर्त को बीते 70-75 सालों की सारी शर्मिंदगियों से उबार दिया है। थियरी ऑफ गिरावट में महानता कहती है कि गिरने में क्या शर्म है। डंकापति के राज में अब अधिकारी पद पर रहते हुए सांप्रदायिक बयानबाजी कर सकते हैं। जज रिटायर होते ही राज्यसभा का पद ले सकते हैं। चुनी हुई सरकारों को बिना चुनाव के बदला जा सकता है। पत्रकार सरकारी भोंपू बन सकते हैं। इसी तरह गिरावट में महानता की थियरी हमें बताती है कि रुपया के गिरने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। 2014 में 64 रुपया जिस $1 को खरीदा करता था, अब वह डॉलर 80 रुपए में खरीदता है। तो इसे आप सम्मान की तरह देखें, न कि गिरावट की तरह। धृतराष्ट्र ने टोका, 1 मिनट, लेकिन वह विद्वान जो ये बात कहते थे, कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। ये विद्वान अब खारिज हो चुके हैं महाराज। देश फिलहाल डंकापति के थियरी से चल रहा है। धृतराष्ट्र थोड़ा चमत्कृत होते हुए बोले, और कहां-कहां गिरावट में महानता हासिल की जा रही है। संजय ने कहा, एक समय था जब कुछ विद्वानों का कहना था कि आर्यवर्त की सारी बर्बादी की वजह काला धन है। वह काला धन जो या तो लोगों के संदूक में बंद है या स्विस बैंकों में। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? संजय जारी रहे। अब आर्यवर्त डंकापति की थियरी पर आगे बढ़ रहा है। यह थियरी कहती है कि जितना माल विदेश जाएगा उतना ही विकास अंदर आएगा। स्विट्जरलैंड के बैंकों में आर्यवर्त के निवासियों की धन संपदा लगातार बढ़ते हुए 14 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यह सब डंकापति के गिरावट में महानता वाली थियरी से ही संभव हुआ है। आलम यह है कि साल 2021 में आर्यवर्त के ईमानदार लोगों का 30,500 करोड़ रुपया डंकापति की नाक के नीचे से निकलकर दूर फिरंग देश में जमा हो गया। साल 2020 में यह 20,700 करोड़ रुपए था। कोरोना संकट में जहां आम लोग पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं, वहीं स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा तिगुना हो गया। ये जो 30,500 करोड़ का आंकड़ा है, यह अभी पूरा और पुख्ता नहीं है। इसमें वह पैसा शामिल नहीं है जो आर्यवर्त के नागरिकों, एनआरआई बंधुओं ने स्विस बैंकों में तीसरे देशों की संस्थाओं के जरिए जमा किया है। इस तरह डंकापति की थियरी ऑफ गिरावट में महानता पूरी ताकत से आर्यवर्त को विकास की पटरी पर धकेले हुए है। इस मौके पर धृतराष्ट्र का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, और जो विद्वान ये कहते थे, काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? संजय फिर से बोले, ये सारे विद्वान अपनी अपनी माद में चले गए हैं। डंकापति के सामने सबकी बोलती बंद है। धृतराष्ट्र यह सुनकर भन्नाते हुए खड़े हो गए। पकौड़ा अभी तक आया नहीं था, लेकिन धृतराष्ट्र अंतःपुर को चले गए।
दरबारी पकौड़े के इंतजार में वहीं जमे रहे। धृतराज संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। खबरिया चैनलों की दुनिया में अंधेरा कायम रहा। इस हफ्ते जहर खुरानी के लिए काली का अवतरण हुआ। आस्थाओं के आहत होने का खेल काली के नाम पर चला। कनाडा में बैठी है मैडम, कनाडा में, और उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। माँ काली के अपमान पर खुद को लिबरल कहने वाले आज चुप क्यों? क्यों माँ सरस्वती, दुर्गा और काली पर टू मच डेमोक्रेसी है? वो काली कनाडा वाली, वो काली यानी पोस्टर पर जिस काली को दिखाया जा रहा है वो कनाडा में बन रही डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर है। इसलिए हम कह रहे हैं वो काली कनाडा वाली। हिंदू आस्था का अपमान हो लेकिन चुप रहो। माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाए लेकिन कुछ मत बोलो। महादेव और माँ पार्वती का मखौल उड़ाया जाए लेकिन खामोश रहो। आखिर सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में कौन सा खेल खेला गया और खेला जा रहा है? बहरहाल ये तो ऐसे ही थे, इन्हें न सुधरना था न सुधरे। लेकिन इस एक आदमी ने अपने मौलिक तर्क से, बल्कि मैं तो कहूंगा कुतर्क से, मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। देखिए, जो सनातन धर्म की सहनशीलता थी ना और अच्छाई थी, देखिए बुरा ना मानिएगा, वो पहले अफगानिस्तान ले गई, फिर पाकिस्तान ले गई, फिर बांग्लादेश ले गई, फिर नेपाल भी ले गई, इंडोनेशिया भी ले गई। ये ज्यादा सहनशील होंगे ना तो 50 साल बाद आधा हिंदुस्तान भी हम भाई लोग लेके निकल लेंगे। इनको चेतावनी दे रहा हूं, ज्यादा सहनशील मत हो। नेपाल, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, वाकई इस आदमी का नाम सैयद रिजवान है और इसके इस नाम के जरिए मैं इसके बयान को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके आखिरी अल्फाज बहुत मानीखेज हैं। यह कह रहा है, ज्यादा सहनशील मत बनिए, चेतावनी दे रहा हूं। सैयद रिजवान की जानिब से आई इस चेतावनी का संदेश यही है कि देश के 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमानों का आपस में भाईचारा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं होना चाहिए। सहनशीलता खत्म होनी चाहिए। यह बात सैयद रिजवान कह रहा है। ऐसा कोई आदमी जो इतनी बड़ी आबादी को अराजकता में झोंकने की नसीहत दे रहा है, जो खुद अपनी कौम के खिलाफ दूसरी कौम को भड़का रहा है, वह कम से कम शांति और भाईचारे का समर्थक नहीं हो सकता। इस हफ्ते खबरिया चैनलों के कुएं से मेरे हाथ एक नायाब नमूना लगा है। ये मैडम है पिनाज त्यागी। न्यूज नेशन नाम के चैनल की एंकरा हैं। अच्छा काम करती हैं, शांति से रहती हैं, न चिल्लपों न किचिर किचिर। हाँ, कभी कभार ये भी हिंदू मुसलमान की बहती गंगा में हाथ धो लेती हैं। फिर पिछले महीने कुछ एलियन इनकी गाय खोल ले गए। इसके बाद इन्होंने एलियन की खोज में अपने चैनल के सारे घोड़े खोल दिए। यकीन न हो तो आप खुद देख लीजिए। इटली के भौतिक विज्ञानी एनिरो फोमी ने 1950 के दशक में कहा था कि अगले 10 लाख वर्षों में एलियन पूरी गैलेक्सी में फैल जाएंगे। और अब नासा ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि मंगल ग्रह पर एलियंस का बसेरा है। कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में रोबोट को भेजा जाएगा और रोबोट एलियन का पता लगाएगा। एलियन की खोज में पिनाज मैडम ने चैनल के बाकी एंकराओं को भी उतार दिया। ब्रह्मांड में मौजूद उस दूसरी दुनिया की जिसकी तलाश दुनिया भर के साइंटिस्ट शिद्दत से कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एलियंस धरती से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कि दावा किस बिना पर किया जा रहा है, इस थ्योरी में क्यों दम है, आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे एलियन इंसानों के संपर्क में आ सकते हैं। एलियन की यह खोज इतनी शिद्दत से जारी थी कि मामला अंड का बंड हो गया। मैडम पिनाज पहले कहती हैं, अब एलियन की रहस्यमयी दुनिया को लेकर एक बिल्कुल नई स्टडी सामने आई है जिसके मुताबिक एलियन इंसानों से मिलना ही नहीं चाहते। आखिर क्या है ये पूरी खबर, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। और फिर दिन बदल जाता है, शो बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं और मैडम के जज्बात बदल जाते हैं। संदेश जाएगा, एलियन आएगा। ये ससुरे कौन से एलियन हैं जो एक दिन पहले इंसानों से मिलना भी नहीं चाहते और अगले ही दिन मिलने को बेकरार हो जाते हैं। कुछ तो जादू है। ये कौन लोग हैं जो खिल्ली उड़ने का, मजाक बन जाने का, पत्रकारिता की नजरों में गिर जाने का खतरा उठाकर भी इस तरह की बेसिर पैर वाली उलझुल प्रोग्रामिंग की इजाजत देते हैं। कोई चैनल 3 महीने से यूक्रेन युद्ध को घिस घिस कर टीआरपी का अर्क निचोड़ने में लगा है, तो कोई एलियन की दुनिया में उड़ रहा है। रूस ने खार्किव में भी फिर से जबरदस्त बमबारी की है। यूक्रेन अब भी जल रहा है। हालात अब भी नहीं बदले हैं। रूस की जीत की चाहत और यूक्रेन को बर्बाद कर देने के मिशन में जरा सी भी ढील नहीं दी गई और रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहरों में जारी है भारी तबाही। डोनेस्क में रशियन आर्मी ने किया चौतरफा हमला। यह खबरों के साथ खबरों के उपभोक्ता यानी देश के नागरिकों के साथ भी बेईमानी है। जनहित को ताक पर रखकर की जाने वाली यह खबरें सिर्फ टीआरपी के नजरिए से आपको परोसी जाती हैं। यह पत्रकारिता का काम नहीं है। खबरों को इस अंधी दौड़ से निकालना अब आपकी जिम्मेदारी है।
न्यूज लॉन्ड्री एक ऐसा ही प्रयास है, खबरों को विज्ञापन और टीआरपी जैसी मजबूरियों से बाहर निकालकर जनहित की तरफ ले जाने का। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं, अपना मनचाहा सब्सक्रिप्शन ऑफर चुनें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। फिल्म सिटी की बैरकों में बीते दिनों सुनामी आ गई। मौका तिहाड़ शिरोमणि के आज तक से जुड़ने का था। जानकारों को इस बात का अचरज था कि सारे विषधर एक ही डब्बे में। कुछ का यह भी कहना था कि अब शानदार युगलबंदी देखने को मिलेगी, जब नोट में नैनो चिप वाले दोनों धुरंधर एक साथ पंचम सुर में रेकेंगे। आज तक के मुखिया कलीपुरी ने यह खुशखबरी अपने कर्मचारियों को देते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि सुधीर चौधरी और आज तक की जुगलबंदी ताकतवर साबित होगी। हमारे स्टार एंकरों का दायरा बढ़कर हमें देश का सबसे अहम न्यूज ब्रांड बनाने में मदद करेगा। खैर, ये तो उनकी भलमनसाहत है, वरना जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि यह खबर आने के बाद से अंजना ओम कश्यप ने टीवी टुडे कॉम्प्लेक्स में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि एक दड़बे में एक ही विषधर होना चाहिए। अलग अलग ग्रुप के जहर को मिलाना ठीक नहीं। वैसे ही जैसे अलग अलग प्रजाति की शराब को मिलाना नहीं चाहिए, अलग अलग ब्लड ग्रुप को मिलाना नहीं चाहिए। बहरहाल, कलीपुरी जी सुधीर जी की जिस प्रतिभा का जिक्र कर रही हैं, उसमें एक बड़ा योगदान जिहाद के विभिन्न प्रकारों का भी है। इसी से याद आया, जिहाद के चार्ट में पिछले हफ्ते एक नई श्रेणी जुड़ गई है। इसका नाम है बाढ़ जिहाद। मामला अभी डेवलप हो रहा है। ज्यादातर हुड़कचुल्लू फिलहाल काली और कलकत्ते वाली में व्यस्त हैं, इसलिए पूर्वोत्तर से आया यह नया जिहाद अभी ज्यादा तवज्जो नहीं पा सका है। आप बानगी देखिए। बाढ़ जिहाद से हाहाकार, गिरफ्त में गुनहगार। Who could have thought that there can be something known as flood jihad also, which we'd see in our time and age, sir? देश को पानी की जरूरत है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ा है। भाई लोगों ने इसमें भी जिहाद खोज लिया। इस सब के बीच अचानक से पिछले दिनों खबरिया चैनलों का पर्दा संगीतमय हो गया। राजा के सिर पर सींग है, राजा के सिर पर सींग है। ये कौन पत्रकार है, ये कौन पत्रकार है? इस हफ्ते आप लोगों के लिए यही क्विज है। ध्यान से सुनकर बताइएगा। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया से है। यह रिपोर्ट अमरनाथ यात्रा के मार्ग में हुई भीषण तबाही पर केंद्रित है। अमरनाथ में भूस्खलन के कारण व्यापक तबाही हुई है, जिसमें अब तक 16 लोगों की मौत होने की खबर है। 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस आपदा के बाद अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। मैं गुफा के बाहर खड़ा था एंट्री पर। अच्छा। वहाँ से जब बादल फटा, उसी टाइम सारा कुछ 30 सेकंड में सारा कुछ वो अपने साथ ले गया था। मैं गुफा से थोड़ा उल्ली तरफ थी, लंगड़ में। अच्छा। बरसात हुई तो मैं बरसात के मारे खड़ी हो गई। अच्छा। तो मैं इनकी बंद हो जाएगा जब जाऊंगी। फिर सर एकदम से बाढ़ आई, सारा भंडारा वाले सब बह गए और मैं भी दब गई थी वहाँ पर, और सिलेंडर वगैरह मेरे पैरों पे गिर गए थे सर। मेरे पास पैसे भी थे, वो सब बह के चले गए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।